Hello dear students of class 9th, how are you? I hope all of you fine. So dear students, आज हम आपको 1 तारीख को 1 अप्रैल को जो असाइनमेंट दिया था हिंदी व्याकरण से संबंधित, हम आज उसको आपको ये भी करके बताएंगे, पढ़कर बताएंगे बच्चों, समझाकर। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमने आपको प्रस्तावना लेखन से संबंधित प्रश्न दिए थे। बच्चों, प्रस्तावना लेखन मतलब होता क्या है? प्रस्ताव लेखन, कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन राइटिंग के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रस्ताव शब्द का कोशागत अर्थ होता है विषय चर्चा। अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन का अर्थ होता है रचना के रूप में ग्रहण किया जाना था। प्रस्ताव से अभिप्राय है किसी प्रदत्त विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना या स्वीकार किया जा सकता है। इसमें रचनाकार को अर्थात प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास ही सोचना होता है। तो बच्चों, प्रस्ताव लेखन जो होता है ना, किसी भी टॉपिक को हम उठा लेते हैं और उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं, न कि हम बाहर जाके उससे रिलेटेड ही सारे वाक्य और शब्द बनते हैं और वो बनते हैं। वह प्रसंग विक्षेप या विषयांतर का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा करने से वह प्रदत्त विषय भाव समस्या से भटक जाएगा। प्रस्ताव लेखन के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो सबसे पहले बच्चों, हम सामान्य प्रस्ताव लेखन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न हमने दिया था बच्चों आपको, प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं और प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रस्ताव लेखन का टॉपिक। प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं, ये बात हमारे मन में कैसे आई, वो हम प्रस्ताव लेखन के जरिए अपने मन की बात को यहाँ पर रखते हैं। मानव समाज में रहता है और परस्पर संबंध एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन की गाड़ी चलाता है तथा समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देता है। सच है बच्चों, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के नैतिक मूल्यों का हमें पालन करना होता है एवं परस्पर एक दूसरे से संबंध बना के रखना होता है, तभी हमारा जीवन सरल बन पाता है। प्रेम सभी मानवीय मूल्यों का आधार है। दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, बंधुत्व आदि गुण भी तभी उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति के हृदय में औरों के लिए प्रेम हो। तो यहाँ पे प्रेम को प्रमुखता देते हुए बताया गया है बच्चों कि अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो ना तो हमारे अंदर दया आएगी, ना तो करुणा, ना तो सहानुभूति, ना तो परोपकार और ना तो बंधुत्व की ही भावना आएगी। हमारे साहित्य में असंख्य कवियों ने प्रेम पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रेम के संबंध में कहा गया है, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बच्चों, ये अधूरी है, ये एक मुहावरा है, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे है ये एक दोहा है बच्चों, जिसका एक आधी अधूरी लाइन दी गई है आपको, जिसकी मैं पूरी बताती हूँ आपको। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह तथ्य भी सही है कि प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र प्रेम से प्रेम करेगा तभी वह उनके हित में सोचेगा और उनके अनुरूप कार्य करेगा। हम सबसे पहले बच्चों, हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के साथ साथ अगर हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम इत्यादि आते हैं तभी हम समाज में लोगों से जुड़ पाते हैं, अन्यथा हम एक अलग ही विचार में जीवन अपना व्यतीत करते हैं। इसलिए बच्चों, मनुष्य के अंदर प्रेम होना सबसे ज़रूरी है। प्राचीन से लेकर आज तक अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं कि जब लोगों ने समाज और राष्ट्र के प्रेम की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये सच है बच्चों। हमारे देखिए कितने शहीदों ने हमारे राष्ट्र के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। हमने बहुत सारे ऐसे शहीदों के बारे में पढ़ा है जो कि राष्ट्र के लिए अपने परिवार, माँ, बहन, पत्नी सबको छोड़ के बस क्रांति ले आए थे देश में। हमें जो स्वतंत्रता मिली है वह भी लोगों के देश प्रेम का ही नतीजा है। हमें जो भी स्वतंत्रता मिली है बच्चों, देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम कह सकते हैं, उसके नतीजे पे ही मिली है। अगर लोगों के अंदर देश प्रेम न होता, राष्ट्र प्रेम की भावना न होती तो आज हमारा देश आज़ाद न होता। 3rd पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना। ये सच है बच्चों। अगर हमारे अंदर पहले के जैसे फिर से प्रेम उपज जाए देश के प्रति
तो हमारे जो समाज में बुराइयां हैं, जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में ही होता है। ये जहाँ पे प्रेम नहीं होती है बच्चों, वहाँ पे हिंसा अवश्य ही उपज जाती है। इसलिए प्रेम का होना हमारे हृदय में अति आवश्यक है। इस लाइन में यही बताया गया बच्चों। प्रेम देखिए यहाँ पे 4th पैराग्राफ में, प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम कई प्रकार के होते हैं बच्चों। सुखी जीवन बनाने के लिए हमारे अंदर इन प्रेमों का आना जरूरी है। पहला है देखिए मातृ प्रेम, जो हमारे माँ के प्रति होता है। पारिवारिक प्रेम, जो हमारे परिवार को जोड़े रखता है। ईश्वर प्रेम, जिससे हम धार्मिक होते हैं। देश प्रेम, जिससे हम देश को आज़ादी दिलाने या देश की उन्नति के लिए देश प्रेम होना अति आवश्यक है। प्रेम का रूप चाहे जो भी हो, परंतु यह प्रगाढ़ एवं मधुर संबंधों को बनाने वाला ही है। हम प्रेम का कोई भी रूप ले लें, चाहे मातृ प्रेम हो। अगर मातृ प्रेम है तो हमारे माँ बेटे या बेटी का जो वो होता है, भूमिका होती है, वो बहुत अच्छी होती है हमारे जीवन में। या फिर पारिवारिक प्रेम, अगर हमारे अंदर परिवार के प्रति प्रेम नहीं होता है तो हमारे अंदर अलग और द्वेष की भावना आ जाती है। कोई ये न खाए, ये ऐसे न रहे, ऐसे न बैठे, ऐसे न उठे, ये सब भावना आ जाती है। हम उनको ऐसे बंधन में जकड़ के रखेंगे। अगर प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। अगर पारिवारिक प्रेम है तो हमारा परिवार लंबा और सुखी होता है और समाज में उसकी एक अलग ही दृष्टि होती है, सम्मान होता है। ईश्वर प्रेम अगर अंदर नहीं है तो हम हिंसावादी तुरंत बनेंगे, हिंसा के पुजारी न होकर हिंसा के हो जाएंगे और हमारे अंदर सिर्फ नफरत की भावना रहेगी। देश प्रेम भी बच्चों, देश प्रेम भी हमारे अंदर होना जरूरी। फिर चाहे वो हमारे लोकेलिटी में, जैसे गलियों में साफ़ सफाई को ही ले लीजिए, या फिर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है जो हमारे देश के लिए अनहित है, अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो भी हमारे अंदर से देश प्रेम की भावना ख़त्म हो जाती है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये अनेक समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, समुदाय, ये सब जो होते हैं सब एक दूसरे के कारण प्रेम से ही जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकलता है। अगर हम झगड़े करना चाहें तो सही बात है कि नहीं निकलता है, बस क्रोध और झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। ये सच है बच्चों कि हमें अगर समाज में एकता बनानी है, राष्ट्रीय एकता जैसे कि पहले के लोगों ने बना के आज़ादी पाई थी, तो इस प्रकार से हमें जात पात का भेदभाव हटाना है। ये जो धर्म के नाम पर लोग युद्ध करते हैं या फिर ये सब बच्चों समाज से हमें हटाना होगा। दूसरा देखिए, समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब अपनी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज़ से संभव है और वह है प्रेम। प्रेम और देश का आपसी संबंध बताते हुए कवि राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये सच है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो अपने आप पे निर्भर होता है, जिसके आत्मा में प्रेम बसे हो और त्याग की भावना हो। वही जो है अपने प्राण देश के लिए निछावर कर सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रेम है, जहाँ चाहे वहाँ रहा। जहाँ प्रेम है वहीं हर चीज़ की समस्या का समाधान हो सकता है। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए कहा है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रेम न केवल परिवार और आपसी संबंध को मजबूत करता है, अपितु समाज और राष्ट्र को भी मजबूत संबंधों की आधारशिला भी प्रेम ही है। सच है बच्चों, अगर जब प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम रहता है वो अपने परिवार के साथ साथ अपने देश को भी अच्छी तरीके से चला सकता है और लोगों में भी प्रेम उत्पन्न कर सकता है। जिस समाज और राष्ट्र के लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना होती है वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है। संसार में वह देश और औरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। जो व्यक्ति प्रेम से अपने काम को आसानी से करवा सकता है और कठिन से कठिन भी मुसीबत में
अपने आप को मजबूत बनाए रखता है वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। इस पंक्ति में यही कहा गया है इस लाइन में। जापान एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो एक छोटा सा देश होते हुए और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बाद भी संसार के समृद्ध एक विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों लोगों में एकता बहुत है और वहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा न समझ के लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं, इसलिए जापान उन्नतशील देश कहा जाता है। सुनामी जैसे कहर ने हाल ही में जापान में तबाही मचाई, परंतु उसे निपटने में उसने अत्यंत दृढ़ता दिखाई। यह सब उसके नागरिकों के अपने समाज और देश के प्रति प्रेम का ही परिणाम है। सही है दोस्तों बच्चों कि जब हम खुद से लड़ना सीख लेते हैं तो चाहे कितनी भी मुसीबत हो, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है, हम खुद निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों हम थोड़ा सा साहित्य सागर की तरफ चलते हैं। साहित्य सागर में मैंने आपको दिया था असाइनमेंट 1 में कि बात अठन्नी की कहानी आपको पढ़नी है, तो आपने कहानी पढ़ी ही ली होगी आई होप। मैं उसके थोड़े से अर्थ आपको बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या लिखा गया है और कैसे कैसे किस चीज़ का निर्देश उसमें बताया गया है। बच्चों बात अठन्नी की जो है वो सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम सुदर्शन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सुदर्शन जी जो थे उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट में हुआ था और ये सियालकोट जो है इस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में इनका जन्म सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादन के रूप में कार्य किया है। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। तो सुदर्शन जी जो थे बच्चों वो सुधारवादी लेखक थे। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी और जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभा, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भगवती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन जी की भाषा जो थी वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक, प्रभावशाली तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों में पटकथा और गीत भी लिखे हैं। सुदर्शन जी ने कहानी के साथ साथ पटकथा भी लिखी है और गीत भी लिखे हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं बात अठन्नी की। बात अठन्नी की देखिए, पहले हम कहानी पढ़ते हैं बच्चों। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह जी के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था उसका और गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। तो रसीला यहाँ पे देखो बच्चों बात अठन्नी का मुख्य पात्र है। रसीला जो है बात अठन्नी का मुख्य पात्र है, जिसके पास एक लड़का और 2 लड़के थे, एक लड़की और 2 लड़के और एक पत्नी और एक बूढ़े पिता का भार था। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में इन सब का भार उसी के कंधों पर था। रसीला को जो जिम्मेदारी थी वो इन सब की रसीला के ही ऊपर थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था पर घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो रसीला जो था बच्चों वो बार बार इंजीनियर बाबू से कहता था कि मेरा परिवार बड़ा है, मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दो। पर उन्होंने इंजीनियर बाबू ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा, अगर इससे ज़्यादा कोई देता है तो आप चले जाओ। जाहिर सी बात है बच्चों, जिसके पास जितनी इनकम रहती है जो होता है उतने में ही लोग सोचते हैं कि कम से कम में हमारा काम चल जाए। तो इंजीनियर बाबू भी यही कर रहे थे। सेकंड पैराग्राफ, वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोगों को नौकर पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 रुपये दे भी दे, पर ऐसा आदर और सम्मान ना मिलेगा। रसीला बार बार बच्चों यही सोच के ठहर जाता था कि हो सकता है यहाँ से जाऊँ तो कोई क्रूर सेठ मिल जाए जो बार बार झड़प करे या फिर सम्मान न दे, रेत दे करके बुलाए, इसलिए वह वहाँ से डर के नाते हटता नहीं था। थर्ड पैराग्राफ, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे।
उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते थे, बातें करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता था और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता था। तो जो दूसरा पात्र है बच्चों यहाँ पे देखिए, शेख सलीमुद्दीन जो थे यहाँ पे इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनका जो चौकीदार था वो रमजान था, जिसकी रसीला से काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती थी। तो दोनों आपस में मिठाई और फल का बंटवारा करते थे, क्योंकि रमजान का जो शेख थे वो फल के शौकीन थे और यहाँ पे इंजीनियर बाबू मिठाई के शौकीन थे। तो दोनों को जो कुछ भी मिलता था वो आपस में मिल बांट के खा लेते थे। 4th पैराग्राफ। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपा रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध मेरी। रमजान बार बार उससे पूछता रहा बच्चों कि रसीला तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या, क्यों ऐसे उदास बैठे हो। तो रसीला हर बार पे उससे यही कहता कोई बात नहीं है। तो उसने अपनी कसम दे दी। तब रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। जब रमजान ने उससे अपनी सौगंध दिलाई तो सौगंध के बाद उसने बताया कि मेरे घर से खत आया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और दवाई के पैसे नहीं हैं। इस पर यहाँ पे देखिए दोनों में वार्तालाप होती है। रमजान कहता है तो मालिक से पेशगी मांग लो। इस पर रसीला कहता है कि सेठ कहते हैं कि एक पैसा भी न दूंगा। इस बात को सुनकर रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर ला कर रख दिए। रसीला के मुँह से एक भी शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने कभी भी साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर इसका भला करे। 2nd पेज पे आते हैं बच्चों। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। बच्चों यहाँ 8 आने देखो, बात अठन्नी की से यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कि बात अठन्नी की कहानी का वो शीर्षक क्यों दिया गया है। केवल 8 आने ही बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे मांगे नहीं, फिर भी रसीला उसको देकर आंखें न उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। रसीला ने यह 2 व्यक्तियों की बात सुनी कि इंजीनियर बाबू किसी से कह रहे हैं कि 500 रुपये में आप मेरा अपमान कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए मेरा काम आपने मुफ्त में कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का है कितना आसान तरीका है। इस बात पर वह सोच रहा है रसीला के अंदर रिश्वत ही ली जा रही है, जिसमें कम बेसी कराने की मांग हो रही है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है। जब रसीला यह सब बातें बच्चों फंसा है तक आप समझ लीजिए, जब रसीला यह सब बातें रमजान को बताने जा रहा है कि अंदर रिश्वत की बात हो रही है, तो रमजान उस पर उत्तर देता है कि बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो और भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं और आज भी कोई शिकार उनके जाल में फंसा हुआ है जो कि रिश्वत लेके आया है। 1000 रुपये से कम न तय होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से ही बच्चों यहाँ पे देखिए कमाई से कोठियों में रहते हैं। यहाँ पे आप कैसे ऐसी कमाई करने वाले ही कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ कुछ नहीं लगता। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले असाइनमेंट में हम आपको बताएंगे बात अठन्नी की। थैंक यू, हैव अ